नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल मॉक टेस्ट 4 आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 100 नए प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम का लेवल आपकी मांग के अनुसार काफी अच्छा कर दिया गया है और प्रश्नों को भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है, तो स्क्रीन पर दिख रहा व्हाट्सएप नंबर आपके पीडीएफ का द्वार है, तो वहां पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज की ये बेहतरीन क्लास। पहला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और असत्य युग्म का चयन करें। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद खान बहादुर खान। तो इनमें से कोई एक असत्य युग्म है, उसका चयन करना है आपको। वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका डी। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। तो ये सारे सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पूना समझौता, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। इनको आपको सही क्रम में लगाना है। सही उत्तर है आपका पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को सबसे पहले होता है। फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आता है। तो ये आपका पूरा क्रम है। मैं ऑप्शन पढ़ के बार बार आपका समय जाया नहीं करना चाहता, ताकि आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो सके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें लेकर जा सके। मैं देखता हूं बहुत से यूट्यूब चैनल पर 40 प्रश्न लेके आते हैं, 1.5 घंटा खत्म हो जाता है। 100 प्रश्न लेके आते हैं, 3 घंटे खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि आप बास टाइम बढ़ाकर किसी को ज्यादा पैसे कमवाएं। आपका उद्देश्य है क्विक रिवीजन करना। यूट्यूब पर अगर आप क्विक रिवीजन के उद्देश्य से बने रहेंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगला प्रश्न है आपका कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। कारण क्या है? उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विलियम बेंटिक के साथ मिलकर कानून बनाया। तो कथन और कारण पर आधारित आपका यह प्रश्न है। क्या इस कारण उनको कहा जाता है? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं अगर आपका एग्जाम का लेवल हाई जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना की। उनके प्रयासों से 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। वे आधुनिक भारत के निर्माता भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ था? क्या ये राजा के अंगरक्षक थे? क्या व्यापारियों और कारीगरों का संघ था? धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारी या राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। व्यापारियों और कारीगरों का संघ श्रेणी कहलाता था। गुप्त काल और मौर्योत्तर काल में श्रेणी व्यापारियों और शिल्पकारों का एक संगठन होता था। इनके अपने नियम और कानून होते थे और ये बैंकों के रूप में कार्य करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? सही उत्तर है आपका बी, लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका संविधान से जुड़ा हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का न्यूनतम सीमा क्या है? तो आरक्षण की न्यूनतम सीमा क्या है महिलाओं के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी में?
सही उत्तर है आपका कुल सीटों का 33%, यानी कि 1/3। इसके तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 1/3 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। हालांकि कई राज्य जैसे बिहार, एमपी ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो न्यूनतम 1/3 है, बढ़ाकर आप कितना भी कर सकते हैं। लोक नीति पब्लिक पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लोक नीति के आधार स्तंभ है, क्या यह सही है? डीपीएसपी न्यायोचित हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है, एक, दो या दोनों गलत? सही उत्तर है आपका केवल एक सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लोक नीति के आधार स्तंभ है और ये गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके लिए आप अदालत नहीं जा सकते। राज्य अपनी सुविधा अनुसार इनको आपको प्रोवाइड कराएगा। जैसे बहुत से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता का, नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं अभी, बाकी सब चीजें उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की सिफारिश की थी? द्वितीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, न्याय पंचायत का गठन या संवैधानिक दर्जा देना? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में सिफारिश की थी और ये त्रिस्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 18, 29, 25 या 21? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 29। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय कृषि, भूमि सुधार, पेयजल आदि शामिल हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और इसमें 18 विषय आरक्षित है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकारी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो उसको सरकारिया आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चुनाव सुधार, केंद्र राज्य संबंध, बैंकिंग सुधार या न्यायिक सुधार? सही उत्तर है आपका बी, केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और राज्यपाल की भूमिका पर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं। अगला प्रश्न है आपका स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों का चयन किया गया है? 8, 10, 12, 15? बताइएगा। सही उत्तर है आपका बी, यूपी के 10 शहर चयनित हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और सहारनपुर है। यह मिशन शहरीकरण और जीवन गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी के कुछ मानक होते हैं कि जगह जगह पर आपके सामुदायिक शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं, शहर की सफाई व्यवस्था कैसी है, झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मी सही समय पर पहुंचते हैं कि नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसी है, सड़कें कैसी बनी हैं, और जो आपके स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर आपके जो स्वचालित जीने होते हैं वो हैं कि नहीं है, स्वचालित सीढ़ियां होती हैं वो हैं कि नहीं है, लिफ्ट है कि नहीं है, ये सब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका कि बागवानी के संदर्भ में निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। आम, गेहूं, मसाले, पुष्प। उपर्युक्त में से कौन बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं? केवल 1 और 4, केवल 1, 3, 4, केवल 2, 3 या केवल सभी? तो सही उत्तर है आपका आम तो बागवानी है, पुष्प भी बागवानी है और आपका मसाले भी। तो बागवानी में फल, सब्जियां, मसाले और फूल आते हैं। गेहूं एक खाद्यान्न है और फसल है, बागवानी नहीं है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण का प्रतिशत लगभग कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक विकास से भी जुड़ा हुआ है, आपका ग्राम समाज विकास से, है ना। तो ये सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 31.16% है। गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है प्रतिशत में। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 22.3% है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, जिसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43% भूभाग पर पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है और कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह दो प्रकार की होती है, खादर यानी कि नई और बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़। अगला प्रश्न है आपका कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और काला सागर, लाल सागर और अरब सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर? सही उत्तर है आपका स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह एशिया और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी को कम करती है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नीति आयोग को अगर पढ़ना है आपको बहुत अच्छे तरीके से और योजना आयोग को समझना है, तो मेरा एक अर्थव्यवस्था का वीडियो है, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यूपीएसआई के नाम से आपको वो मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अगर उस कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे किस प्रकार से नीति आयोग और योजना आयोग भिन्न है। यहाँ पर जो गलत है वो बी है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई है और ये एक कार्यकारी आदेश द्वारा थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का पूर्ण रूप भी याद कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अंतर्गत कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है? तो सभी को पता है, 2017 बहुत ही आसान उत्तर है। एक शून्य गरीबी है, दूसरा शून्य भुखमरी है और 169 उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि जोत की हदबंदी या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधारों में जमींदारी उन्मूलन, लगान का नियमन और भूमिहीनों को जमीन देना शामिल था। यह संविधान की 9वीं अनुसूची से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि जीएसटी का जो परिषद बनती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी इससे परिचित हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। बताइएगा कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो जीएसटी परिषद है उसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक नीति 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स का मुख्य स्तंभ क्या नहीं था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और राष्ट्रीयकरण? प्रश्न है मुख्य स्तंभ क्या नहीं था? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अक्सर हम ये छोटा सा नहीं इग्नोर कर देते हैं। सही उत्तर है आपका डी, राष्ट्रीयकरण। 1991 की नीति ने लाइसेंस राज्य खत्म किया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया। इसका मुख्य उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना था, इसलिए इसे एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका अधिकार अभिलेख। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 के तहत खसरा और खतौनी को तैयार किया जाता है। इन्हें संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। खसरा में खेतों का विवरण और खतौनी में स्वामित्व का विवरण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक पटवारी लेखपाल द्वारा किए जाने वाले पड़ताल यानी कि मुआयना के संदर्भ में खरीफ पड़ताल कब शुरू होती है? 1 जनवरी से, 10 अगस्त से, 1 मई से या 1 अक्टूबर से? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 10 अगस्त से। लेखपाल वर्ष में 3 बार खेतों के निरीक्षण करता है। खरीफ पड़ताल 10 अगस्त से, रबी पड़ताल 1 जनवरी से और जायद पड़ताल 1 मई से। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत का बंटवारा किस अनुपात में होता है? सही उत्तर है आपका 60-40।
केंद्र सरकार 60% देती है और राज्य सरकार 40%। हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। इस योजना का लक्ष्य 2024 तक सभी के लिए आवास था, लेकिन वर्तमान में इसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है 2029-30 तक। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना सर्वप्रथम किस वर्ष और किन जिलों से शुरू की गई थी? आप सभी इस प्रश्न से बहुत ही ज्यादा परिचित हैं। कई बार मैं इस प्रश्न को सॉल्व करवा चुका हूं। इसी तरीके से आप जब बार बार प्रश्नों को करेंगे तो एक एक प्रश्न आपको रट जाएगा। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर। चकबंदी योजना 1954 में शुरू हुई थी। यह मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से शुरू हुई थी। 1958 में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि माप की इकाई जरीब में शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है आपका 165 फीट। कितना? 165 फीट। शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट यानी कि 55 गज होती है। गंटर जरीब 66 फीट की होती है। 1 बीघा पक्का एक शाहजहानी जरीब का वर्ग यानी कि 55 × 55 3025 वर्ग गज का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री और मजदूरी के व्यय का अनुपात क्या निर्धारित है? सही उत्तर है आपका 60:40, लेकिन अब ये योजना समाप्त कर दी गई है। अब इसके स्थान पर वीवीजी रामजी योजना आ गई है, जिसमें 125 दिनों का रोजगार देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है आपका कि आशा का संबंध किस विभाग से है और इसका पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है आपका स्वास्थ्य विभाग से है और इसका पूर्ण रूप है एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करती है। यह ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है, लेकिन इसमें अब वर्तमान में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। न्यूनतम योग्यता और मानदेय भी इसका जो मिलता है वो भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो अभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित किए गए हैं उनके पास कोई, ज़्यादातर लोगों के पास मेडिकल अनुभव नहीं है, स्वास्थ्य की ट्रेनिंग नहीं है, तो वो एक जो नर्सिंग की जो न्यूनतम योग्यता है वो तो होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि इसरो की मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? प्रज्ञान, विक्रम, बाहुबली या आदित्य? सही उत्तर है आपका लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान था। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा गया। बताइएगा कि 23 अगस्त 2023 को जब ये उतरा उसके बाद इस दिवस को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? अगला प्रश्न है आपका कि बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या आजीवन? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 10 वर्ष। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो प्रौद्योगिकी में 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? नैनो में जो आपका आता है वो 10⁻⁻9 आता है। इसका उपयोग चिकित्सा, ड्रग डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापक रूप से हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों का जो गलत युग्म है उसको पहचानना है। सी से स्कर्वी, B1 से बेरी, डी से रतौंधी, के से रक्त का थक्का न जमना। तो यहाँ पर जो गलत है वो आपका सी है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया होता है। बाकी सभी युग्म आपके सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग क्या है? एक टैंक है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है या लड़ाकू विमान है या रडार प्रणाली है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग एक ऐसी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी इससे परिचित हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीएमए का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
एसडीएमए राज्य स्तर के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय, चक्रीय, बहुदिशीय या प्रतिवर्ती? सही उत्तर है आपका एक दिशीय, यानी कि एक दिशा में। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ। ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है, जबकि पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। लिंडमैन का 10% नियम ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा रामसर स्थल सबसे बड़ा है? नवाबगंज पश्चिम विहार, ऊपरी गंगा ब्रिज घाट से नरोरा, हैदरपुर आर्द्रभूमि या सूर सरोवर? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यूपी में कुल 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में। भारत में वर्तमान में 96 रामसर स्थल हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएं तो लेटेस्ट डेटा पढ़ के जाएं। बिल्कुल भी पुराने डेटा पर बिलीव मत करिएगा, उसके भरोसे मत जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाउस गैसों GHG के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब अंगीकृत किया गया था? तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं, इंटरनेशनल संस्थान हैं, उनका भी वीडियो एक बना दिया गया है, जो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, 1997। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में अपनाया गया और ये 2005 में लागू हुआ। यह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? सही उत्तर है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। एनडीआरएफ, इसका जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है वो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल होता है। ये धारा 44 के तहत किया गया है। इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्र में प्रेषित का पता कहाँ लिखा जाता है? सबसे ऊपर दाईं ओर, सबसे नीचे बाईं ओर, सेवा में लिखने के बाद बाईं ओर या पत्र के मध्य में? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सेवा में लिखने के बाद बाईं ओर। शासकीय पत्र में सेवा में लिखने के ठीक बाद बाईं तरफ अधिकारी का पद और पता लिखा जाता है। पत्र संख्या सबसे ऊपर होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर जो है आपका वो बी है, पो धन अन। यहाँ पर अयादि संधि लगती है। पावन होता तो उत्तर पौ और अन होता। नियम ओ और वा आ मिलकर अब बनाते हैं। अब आए, ये जब शब्द अर्थ जो आपका उच्चारण निकलता है तब यहाँ पर अयादि संधि होती है। ये इसकी ट्रिक है, आप सभी इससे परिचित होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। अग्नि, मयूर, खेत, रात्रि। बताइएगा कौन सा आपका इसमें तद्भव है? अग्नि, मयूर, खेत और रात्रि। तो यहाँ पर आपका खेत हो जाएगा। खेत का जो तत्सम होता है वो क्षेत्र होता है। अग्नि का आग होता है, मयूर का मोर होता है और रात्रि का रात होता है। ये सब तत्सम के तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए क्या कहते हैं? अजय, शत्रुघ्न, अजात शत्रु या निशत्रु? सही उत्तर है आपका अजात शत्रु, सी ऑप्शन। अजय जिसे जीता ना जा सके, शत्रुघ्न यानी कि शत्रुओं को वध करने वाला। अगला प्रश्न है आपका कि मुहावरा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। धोखेबाजी या छल से काम एक बार निकल सकता है लेकिन बार बार नहीं। अब बढ़ेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IPv4 पते 32 बिट के लंबे होते हैं और IPv6 128 बिट लंबे होते हैं और हेक्साडेसिमल प्रारूप का उपयोग करते हैं। तो कौन सा आपका सही है यह आपको बताना है। सही उत्तर है आपका सी, दोनों सही हैं। IPv4 पुराना मानक है जबकि IPv6 128 बिट का नया मानक है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F4 या F5? सही उत्तर है आपका F2। F2 सक्रिय सेल को एडिट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। F1 हेल्प मेनू को खोलने के लिए और F5 गो टू डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि फिशिंग साइबर सुरक्षा के संदर्भ में क्या है? सही उत्तर है आपका ईमेल या लिंक के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुराने का
प्रयास करना। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जॉन मैकार्थी ने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट विकसित किया जो मशीन की बुद्धिमत्ता को मापता है। डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने गैरी कास्परोव को शतरंज में हराया था। एआई का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछा गया है। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, एआई के नहीं। बाकी आपका बिल्कुल सही है। एआई का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स है, आप सभी इससे परिचित हो चुके होंगे। अब इसके आधार पर उबंटू बना है, फेडोरा बना है। ये एक ओपन सोर्स ओएस है जिसका कोड सबके लिए मुफ्त उपलब्ध है। विंडोज और आईओएस प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनसांख्यिकी आंकड़ों पर विचार करें। राज्य का औसत लिंगानुपात 912 है। राज्य का बाल लिंगानुपात 902 है। अब इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं आपको ये बताना है। सही उत्तर है आपका सी, दोनों सही हैं। औसत लिंगानुपात 912 है जबकि राष्ट्रीय औसत 943 है। बाल लिंगानुपात 902 है। अगला प्रश्न है आपका कि एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले से संबंधित है? चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर या कुशीनगर? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल जिसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं, सिद्धार्थनगर का ओडीओपी उत्पाद है। चंदौली को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, यहाँ पर कौन सा गलत टाइप हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये प्रश्न है आपका। सही उत्तर है आपका 4। सोनभद्र भारत के एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधित जानकारी देना है, ये कथन है। कारण दिया गया है ये योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही उत्तर है आपका ए, दोनों सही हैं। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं और नई तकनीकों की जानकारी देना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित लोकगीतों को उनके क्षेत्र से सुमेलित करें। बिरहा ब्रज, रसिया बुंदेलखंड, आल्हा पूर्वांचल, कजरी मिर्जापुर। तो जो आपका आल्हा ये बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, रशिया आपका ब्रिज से जुड़ा हुआ है। तो दो आप मैच कर लिए, आपको बहुत ही आसानी से इसका उत्तर पता चल जाएगा। तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बिरहा पूर्वांचल भोजपुरी क्षेत्र, रशिया ब्रिजभूमि, आला बुंदेलखंड वीर रस, कजरी मिर्जापुर अवध सावन मास में। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? सीपीयू और रैम, रैम और रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क, यूजर और कंप्यूटर। बताइएगा कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है? सही उत्तर है आपका कैश मेमोरी एक बहुत ही तेज मेमोरी होती है और ये आपका सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती है ताकि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ सके। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? सही उत्तर है आपका 44th अमेंडमेंट 1978। इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 ए में रखा गया है और ये अब केवल एक विधिक या कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को आवास देना, ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त बनाना, मुफ्त बिजली कनेक्शन, छात्रों को छात्रवृत्ति। तो मिशन अंत्योदय का अर्थ है ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त बनाना। मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। इसका लक्ष्य संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त बनाना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित फसलों को उनके मौसम के साथ सुमेलित करें। रबी, खरीफ, जायद। तो आपका रबी में सर्दी वाली फसलें होती हैं, गेहूं, जौ, चना। तो ए में 2 आ जाएगा। और जायद में ककड़ी, खीरा, तरबूज तो होता है। खरीफ में ज्वार, बाजरा, मक्का होता है। तो ए का आपका 2 हो जाएगा और बी का आपका 1 हो जाएगा और सी का 3 सही है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका कि कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक बालिका को जन्म से लेकर स्नातक तक कुल कितनी धनराशि विभिन्न चरणों में प्रदान की जाती है? पहले 15,000 की जाती थी, अब वर्तमान में इसकी धनराशि 25,000 कर दी गई है और ये 6 चरणों में दी जाती है: जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, 6, 9 और स्नातक डिप्लोमा तक। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट बुलाने का अधिकार किसे है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है आपका बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य से सुमेलित करें: मीर बख्शी, सदर उस सुदूर और मीर ए समा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका ए। मीर बख्शी जो था वो सैन्य, भुगतान और विभाग का प्रमुख था। सदर उस सुदूर धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों का मंत्री था। मीर ए समा शाही कारखानों और घरेलू मामलों का प्रभारी था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी और कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती, गंगा और यमुना, कावेरी और महानदी। सही उत्तर है आपका बी, नर्मदा और ताप्ती। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों को उनके स्थान से सुमेलित करें: भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो यहां पर दो चीजें आपकी कानपुर में है, आप सभी को पता है, और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है? कानपुर में है। और दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। तो टॉक्सिसिटी से आप लखनऊ जोड़ लीजिए, शुगर और दाल से आप अपना कानपुर जोड़ लीजिए। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो एक का आपका बी हो जाएगा और दो का ए और तीन का सी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर है आपका भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, इसका सर्वाधिक प्रभाव दलहन के उत्पादन पर पड़ा। सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो यहां पर आपका एक सही है, दूसरा गलत है, और विश्व में इसके जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। कथन दो गलत है क्योंकि इसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा है, तो इसका उत्पादन बढ़ा लेकिन दलहन पर नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है आपका कि चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर रूपक। क्यों? चरण को कमल मान लिया गया है, यहां पर कोई उपमा नहीं दी गई है, तो यहां पर रूपक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। उपमा में सा, सी, से जैसे वाचक शब्द आते हैं। देखिए आपके सिलेबस में अलंकार और छंद डायरेक्टली तो नहीं दिए गए हैं, कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इनको पढ़ते रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। तब क्या करोगे? क्योंकि हिंदी तो दिया है ना, ऊपर लिखा ना हिंदी, तो हिंदी के अंतर्गत सब आ जाता है, अंदर डिटेलिंग में ये नहीं दिया गया है। तो आप पढ़ते रहिए और इसको इग्नोर मत करिएगा कि सिलेबस में नहीं दिया गया है तो नहीं पढ़ेंगे। इस पेपर में काम नहीं आएगा तो दूसरे पेपर में आएगा, उस उद्देश्य से पढ़िए, आगे बहुत सारे एग्जाम आपके लगे हैं। इकोटोन क्या है? एक प्रदूषित झील है, दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, ओजोन परत का क्षरण है, मर्स्थलीय वनस्पति है। बताइएगा। सही उत्तर है आपका बी। इकोटोन दो बायोम या इकोसिस्टम के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, उदाहरण मैंग्रोव, समुद्र और स्थल के बीच का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही और सही उत्तर है आपका बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को ही नष्ट कर दे सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? डेटा बैकअप लेना, अनाधिकृत पहुंच को रोकना, इंटरनेट की गति बढ़ाना, वायरस बनाना। बताइएगा कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है आपका
अनाधिकृत पहुंच को रोकना। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का औपचारिक उदय किस कनिष्क के शासनकाल में हुआ और बौद्ध संगीति में हुआ। तो कनिष्क के शासनकाल की किस बौद्ध संगीति में हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही उत्तर है आपका डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। यहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, यह कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका एल.एम. सिंघवी समिति। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1986 में यह गठित हुई थी और इसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में निवास करती है। सोनभद्र और मिर्जापुर, तराई क्षेत्र, लखीमपुर, बहराइच, पहाड़ी क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? सही उत्तर है आपका सी, पहाड़ी क्षेत्र। अब उत्तराखंड में है लेकिन सीमावर्ती जिलों में यह पाई जाती है। यूपी में थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियां हैं, गोंड, खरवार आदि। भोटिया मुख्य रूप से मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों की जनजाति है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा है यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? अगर पश्चिम से पूर्व की ओर की बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखने की ट्रिक जो है वो है मित्र पर गमछा झार। लेकिन इससे याद तो हो जाता है, लेकिन ये क्रम नहीं याद होता है। इस ट्रिक से आपको राज्य याद हो जाएंगे मित्र से, ठीक है, लेकिन आपको ये क्रम भी याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 4-5 बार पढ़ेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रेपो रेट बढ़ने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बाजार में तरलता घटती है और ऋण महंगे हो जाते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। इसके बढ़ने से बैंकों के लिए फंड महंगा हो जाता है, जिससे लोन महंगे होते हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। माता पिता, दशानन, चौराहा या नीलकमल? सही उत्तर है आपका सी, चौराहा। 4 राहों का समूह में प्रथम पद संख्यावाचक है, अतः यह द्विगु समास है। दशानन में बहुब्रीहि समास है क्योंकि वो रावण के लिए है। माता पिता में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों बताने हैं आपको। सही उत्तर है आपका जो प्रशासनिक है वो लखनऊ में है और न्यायिक जो है वो प्रयागराज में है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अगला प्रश्न है आपका कि दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 10वीं अनुसूची। ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। संसद और विधानसभा सदस्यों के लिए दल बदल पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ऑप्टिकल फाइबर संचार में डेटा को प्रकाश संकेतों के रूप में भेजने के लिए TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करता है। इससे सिग्नल लॉस बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया था। सही उत्तर है आपका बी, महोबा। उज्ज्वला जो 1 थी वो शुरुआत उसकी बलिया 2016 में हुई थी और उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही उत्तर है आपका डी, आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है, यह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देती है। जल वाष्प भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। सही उत्तर है आपका BR अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर लगता है। बहुत ही आसान है आपके लिए। तो बी ऑप्शन आपका सही है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। यूनेस्को ने 2017 में कुंभ मेले को
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का क्या कार्य है? रिडू, अंडू, पेस्ट या कट? सही उत्तर है आपका अंडू। कंट्रोल प्लस जेड यानी कि पूर्ववत करें, पहले जैसा करें, अंतिम जो आपका एक्शन था, उस क्रिया थी, उसको हटा देना। कंट्रोल प्लस वाई रिडू यानी कि दोबारा करें। कंट्रोल प्लस बी यानी कि पेस्ट करना, यानी कि चिपका देना। अगला प्रश्न है आपका कि इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? तो सही उत्तर है आपका बी, फतेहपुर सीकरी में की थी। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पूजा घर बनवाया। यह धार्मिक चर्चाओं के लिए था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए वर्तमान में किस समिति के फार्मूले का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। नीति आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 और बाद में रंगराजन समिति 2014 की सिफारिशों पर विचार किया गया। तेंदुलकर समिति ने कैलोरी के बजाय उपभोग व्यय को आधार बनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी भाषा संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। सही उत्तर है आपका बी, 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि पैमाइश में गज ए इलाही का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेर शाह सूरी, अकबर, शाहजहां या सिकंदर लोदी? सही उत्तर है आपका अकबर ने। अकबर ने भूमि माप के लिए गज ए इलाही 41 अंगुल या 33 इंच शुरू किया था। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी 30 से 32 इंच चलाया था। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात, वायु, जल या ठोस में? सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, इस्पात या ठोस में। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में और गैस में सबसे धीमी चलती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वन संरक्षण, पेड़ों की कटाई से। 1973 में उत्तराखंड, तब यूपी के चमोली में यह शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी इसके प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है आपका बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की। उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर है आपका संयुक्त प्रांत अब यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक हैं और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी पद्धति में किन दो अंकों का प्रयोग होता है? 1 और 2, 0 और 1, 0 और 9, -1 या +2? सही उत्तर है आपका 0 और 1। 0 का अर्थ ऑफ होता है और 1 का अर्थ ऑन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जंग यानी कि रस्टिंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है या फिर घटता है? सही उत्तर है आपका बी, बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और आयरन ऑक्साइड बनता है, जिससे उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है आपका लखीमपुर खीरी। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही उत्तर है आपका बी, BN राव थे। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी है, कर्मधारय है, द्वंद्व है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अवयव यथा प्रति आ हो वह अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, तेल बीज या उर्वरक? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मछली उत्पादन। नीली क्रांति यानी कि मत्स्य पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन। देखिए, आप ब्लू
नीली क्रांति को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए विष्णु भगवान का आप रंग देखते होंगे नीला, ठीक है? तो विष्णु भगवान और मछली से आप जोड़ लीजिए, उनका एक मत्स्य अवतार भी है और समंदर का आप जब फ़ोटो में आप रंग देखते हैं तो नीला दिखता है। तो इससे भी आप उसको मछली से जोड़ सकते हैं। एक बार लॉजिक दिमाग में बिठा लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है आपका 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है या एथेन है? सही उत्तर है आपका सी, मीथेन। बायोगैस में 50 से 75% मीथेन CH4 होती है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़ या सहारनपुर? और सही उत्तर है आपका मुरादाबाद, ए। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताले के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया में, बी। बलिया 1942 में बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी, इसीलिए बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिस्प्ले की गुणवत्ता मापने की इकाई डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डॉट्स पर इंच, डेटा पर इंच, डिजिटल पिक्सल इंटरफेस या डॉट्स पिक्सल इंच? सही उत्तर है आपका डॉट्स पर इंच। तो डीपीआई का अर्थ है डॉट्स पर इंच। डीपीआई जितना अधिक होगा, प्रिंट या डिस्प्ले की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। तो ये रहे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आज की गुणवत्ता से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आज के टेस्ट बनाने में काफी मेहनत की गई थी, बहुत अच्छे प्रश्नों को लाया गया था। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में इन 100 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा। अगर आप इसको लाइव मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम जो बैच बनाया है हमने, पीडीएफ बैच बना है जो आपका टेलीग्राम प्राइवेट चैनल, उसमें दिया जाएगा और वहां से आप जुड़कर मात्र 100 रुपए में इस टेस्ट को लाइव मॉक टेस्ट के रूप में कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। जितना अच्छा आप कमेंट करते हैं यूट्यूब को उतना अच्छा लगता है, मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है। तो कमेंट अच्छे जरूर किया करिए, एक ऊर्जा मिलती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की और अच्छा प्रयास करने की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 100 प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। करंट अफेयर और आपका डीआई इसमें शामिल नहीं होता है, वो आपको करंट अफेयर का अलग से मैं मॉक टेस्ट पूरा कराऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। डीआई आप अलग से निरंतर पढ़ते रहिए, डीआई आपकी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन को मजबूत करिए और अपनी मैथ को आप लगातार शार्प करते रहिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।